Hello students, welcome back. In the last class we were discussing about theories related to refraction at plane surface. Now in this lecture I am going to discuss few numericals, or I mean to say MCQs based on whatever we have discussed so far. So if you have our class sheet, then question number 17 in that, refraction at plane surface, question number 17, उसमें लिखा है कि when a small lamp is held 1.5 meter above the water surface in a tank, its image formed by reflection at the surface appears to coincide with the image of the bottom of the tank. I repeat, the image formed by reflection at the surface appears to coincide with the image of the bottom of the tank. Then the depth of the tank is. It's a very good question, students. Why? Because see, consider this to be the lamp. आप इसको लैम्प मान के चलिए, ये वो लैम्प ऐसा आप मान लीजिए, ठीक है। और ये वाटर टैंक में पानी का अपर सरफेस है और ये उसका बॉटम। अब बच्चों इसमें पानी भर रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों पता है? ये जो लैम्प है जो वाटर सरफेस से एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर है, वाटर सरफेस पर रिफ्लेक्शन की वजह से इसका जो इमेज बना है वो टैंक के बॉटम के साथ कोइंसाइड हो रहा है, ऐसा लग रहा है। मतलब वाटर सरफेस पर रिफ्लेक्शन की वजह से इसका जो इमेज बना है वो इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि इसका रिफ्लेक्शन वाला इमेज यहाँ बन रहा है। लैम्प की इमेज यहाँ बन रही है ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों दो कॉन्सेप्ट काम के हैं। एक तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो जो टॉप मोस्ट सरफेस होगा वो प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा, और अगर आपको इमेज दिखाई दे रही है होगा क्या बच्चों? देखो, ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज बना होगा। ये इमेज अगर आपको दिखाई दे रहा, मतलब इमेज से निकला हुआ रे ऑफ लाइट वापस आप तक आ रहा है, यानी जब इसका यहां इमेज बना तो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है, पर ये इमेज जब आप तक पहुंचेगी तो रिफ्रैक्शन होने वाला है। नहीं समझा? जब लैम्प का वाटर सरफेस इमेज बनाएगा, इट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन क्वेश्चन कह रहा है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन है। पर जब वो इमेज आपको दिखाई देगी तो यहां से जो रे ऑफ लाइट निकलेगी वो रिफ्रैक्ट होकर आएगी, यानी कि रिफ्लेक्शन के लिए आई एम गोइंग टू यूज कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन मिरर, बट इस इमेज को जब मैं देखूंगा तो मैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन यूज करूंगा। सो इट्स अ टू स्टेप क्वेश्चन बच्चों। वंस रिफ्लेक्शन, तो 1.5 सामने है, तो बॉटम पर अगर इमेज बनती हुई दिख रही है, यानी मुझे ऐसे अपीयर करेगा कि इमेज 1.5 नीचे है, ऐसा अपीयर्स टू है, यानी एपरेंट डेप्थ दे रखा है। आपको इसका एक्चुअल डेप्थ, ट्रू डेप्थ फाइंड करने के लिए बोला गया है। जितना सामने ऑब्जेक्ट उतना ही पीछे इमेज। कितना सामने? 1.5, तो कितना पीछे? 1.5। मिरर का प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी। पर आपको जब वो दिखाई देगा तो रिफ्रैक्शन की वजह से दिखाई देगा। ओके, सो रिफ्लेक्शन ने जो इमेज बनाया वो आपके लिए नया ऑब्जेक्ट होगा। तो जब आपको इमेज दिखाई देगी तो रे ऑफ लाइट यहां से यहां आएगी, तो रे ऑफ लाइट यहां से यहां जा रही है, मतलब जहां जा रही है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और जहां से आ रही है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। दो स्टेप में करें, इसका इमेज यहां बन गया, हो गया रिफ्लेक्शन खत्म। आपको दिखाई देगा तब दिखाई देगा जब इमेज से निकला हुआ रे ऑफ लाइट वापस आपकी आंखों तक आएगा। ये लैंप है और यहां ऑब्जर्वर ऐसा मान लो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जर्वर को जब इमेज दिखाई देगी तो ऑब्जर्वर के लिए तो इमेज ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहां से जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो वाटर से एयर में जा रही है, मतलब जहां जा रही है वहां का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 और जहां से आ रही है वहां का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3। अब अपना फॉर्मूला डी डैश अपॉन डी इज जहां जा रही है अपॉन जहां से आ रही है। सो डी का वैल्यू क्या होगा? डी डैश इंटू 4/3। What is value of d dash? 1.5 into 4/3,
आई थिंक दैट इज गोइंग टू गिव यू 2 मीटर। तो ये उसका एक्चुअल डेप्थ है। आप ऐसे समझो बच्चों, ये इमेज बल्ब की जो इमेज है वो रिफ्लेक्शन की वजह से बनी, इसलिए 1.5 पर होनी चाहिए थी, पर रिफ्रैक्शन आपको बोल रहा है कि नहीं 1.5 पर उसका बॉटम है, ऐसा रिफ्रैक्शन बोल रहा है। रिफ्रैक्शन जो बताएगा वो एपरेंट डेप्थ होगा, यानी एपरेंट डेप्थ 1.5 है, आपको एक्चुअल डेप्थ निकालनी है। आपकी आंखों को इमेज दिखाई दे रही है, यानी रे ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ जाने वाली है, तो जहाँ जा रही है वहाँ का रिफ्लेक्ट इंडेक्स 1, जहाँ से आ रही है वहाँ का 4/3। पॉज स्क्रीन एंड कॉपी इट। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वाला क्वेश्चन देखिए। एन एयर बबल इन अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 is 6 centimeter deep when viewed from one side and 4 centimeter deep when viewed from the other side। यानी कि अगर ये ग्लास स्लैब है, इसमें एक एयर बबल है, वो कह रहे हैं कि अगर हम इस तरफ से देखें तो हमको 6 सेंटीमीटर पर दिखाई देता है, 6 सेंटीमीटर पर है नहीं, 6 सेंटीमीटर पर दिखता है, और अगर यहां से हम देखें उसको तो 4 सेंटीमीटर पर दिखाई देता है। तो आपको उसका एक्चुअल थिकनेस पूछा गया है। सो अब ऐसा मान ले इन रियलिटी ये जो एयर बबल है वो यहां से एट अ डिस्टेंस t1 है और यहां से एट अ डिस्टेंस t2 है। इन रियलिटी 6 पर दिखता है, 4 पर दिखता है, यानी यहाँ से एक्चुअल डिस्टेंस 6 नहीं है, वो t1 है, यहाँ से एक्चुअल डिस्टेंस 4 नहीं, वो t2 है। तो उसकी ओवरऑल थिकनेस क्या होगी बच्चों, t1 प्लस t2। सो आपको t1 प्लस t2 फाइंड करना है। ओके, फर्स्ट सरफेस पर वो कहाँ दिखाई दे रहा है, 6 पर दिखाई दे रहा है। अच्छा हम इसको देख रहे हैं ना, तो रे ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है, जहाँ जा रही है वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और जहाँ से आ रही है वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1.5 उन्होंने दे रखा है। भाई हम इसको देख रहे हैं ना, तो रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की तरफ आएगी, ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की तरफ आएगी, तो जहाँ जा रही है। ओके, सो इसका एक्चुअल हमको कहाँ दिखाई दे रहा है, 6 पर, और एक्चुअल पोजीशन क्या है उसकी t1, d डैश अपॉन डी इज इक्वल टू रे ऑफ लाइट जहाँ जा रही है, जहाँ जा रही है वहाँ पर 1, जहाँ से आ रही है वहाँ का 1.5, यानी आपका t1 का वैल्यू क्या हुआ, 6 इंटू 1.5। मैं बाद में बताता हूँ मैं उसको सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर रहा। सेकेंड सर्फेस पे क्या लिखेंगे, d डैश 4, एक्चुअल t2, यहाँ से रे ऑफ लाइट बाहर जा रही है, जहाँ जा रही है वहाँ का 1, जहाँ से आ रही है वहाँ का 1.5, तो t2 विल बी इक्वल टू 1.5 इंटू 4। सो आपका t क्या हुआ बच्चों, t1 प्लस t2, यानी क्या हुआ बच्चों बताओ, 1.5 इंटू 6 प्लस 1.5 इंटू 4। आई कैन टेक 1.5 कॉमन, अंदर आएगा 6 प्लस 4। नेक्स्ट टाइम ऐसे सॉल्व मत करना, डायरेक्ट फॉर्मूला म्यू इंटू दोनों एपरेंट डिस्टेंसेस का एडिशन। तो यहाँ से 6, यहाँ से 4, तो टोटल 10, यानी 15 सेंटीमीटर आंसर है। समझा? ये अंडरस्टैंडिंग के लिए शॉर्टकट क्या है, इधर से 6 उधर से 4, 6 और 4 10 इंटू 1.5, 15 इज द आंसर। क्लियर? ओके, ना अब लेवल 2 में आ जाइए बच्चों। लेवल 2 में इफ यू कम टू लेवल 2, अच्छा उससे पहले लेवल 1 में 23 वाला क्वेश्चन देखिए। लेवल 1 में 23 वाला क्वेश्चन देखिए। अगर आपने कॉपी नहीं किया था प्लीज पॉज कर लेना, पीछे जाकर और कॉपी कर लेना। 23 वाला क्वेश्चन देखिए। 23 वाला क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द बॉटम ऑफ अ टैंक। एक टैंक है और उसके बॉटम पर एक ऑब्जेक्ट है, फिर कंटेन 2 immiscible liquids and seen vertically from above. The lower and the upper liquids are of depth h1 and h2 respectively, having indices mu1 and mu2 respectively. So lower and upper h1 h2, यानी लोअर हाफ का डेप्थ h1 है और इसका डेप्थ h2 है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 है, और आप यहाँ से उसको देख रहे हैं नॉर्मली। अब फिर लोकेट द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस, है ना। अब ये एक्चुअल पोजीशन कितनी है बताओ, h1 प्लस h2। तो इन शॉर्ट आपको d डैश फाइंड करना है। तो d डैश कैसे ढूंढोगे बच्चों, d डैश अपॉन d, जहाँ जा रही है अपॉन जहाँ से आ रही है। अगर सोच यहाँ पे एक ही म्यू होता, एक ही म्यू, तो सोच अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता मेरे बच्चों,
ऐसे H1 प्लस H2 उसका डेप्थ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये म्यू है, तो आपको कहाँ दिखाई देगा, तो डी डैश अपॉन H1 प्लस H2 ऑब्जेक्ट से यहाँ जा रही है 1/μ। क्या आप निकाल लेते हैं आंसर डी डैश के लिए? इसमें प्रॉब्लम क्या है, दो दो म्यू है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे? तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बच्चों हम स्ट्रेट अवे ट्रिक, शॉर्टकट, वॉट एवर यू कॉल इट एज, यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो एपरेंट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन सच केसेस है वो का वही बच्चों। इसकी वजह से एपरेंट पोजीशन क्या होगी, H1 अपॉन μ1, और इसकी वजह से पोजीशन क्या होगी, H2 अपॉन μ2। तो ये ओवरऑल उसकी पोजीशन आ जाएगी। क्लियर है? H1 अपॉन μ1 प्लस H2 अपॉन μ2। ऐसे कैसे कर लिया, नहीं समझ में आ रहा है? चलो दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं जम रहा है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। कैसे सर, बताओ। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट का H1 प्लस H2? बोलो। अगर मैं टोटल में से शिफ्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूं, शिफ्ट, तो क्या मुझे पोजीशन आ जाएगी? अच्छा, इसने कितना शिफ्ट किया, इसका शिफ्ट क्या होगा, इसका शिफ्ट H1 इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1/μ1, और इसकी शिफ्ट क्या होगी, H2 1 माइनस 1/μ2, बराबर। सो टोटल डिस्टेंस कितना था, H1 प्लस H2, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, भाई इसने कितना शिफ्ट किया, इतना, इसने कितना शिफ्ट किया, इतना, यानी ये थोड़ा रेस करेगा, ये भी थोड़ा रेस करेगा, तो ओवरऑल पोजीशन कैसे मिलेगी? अच्छा, इसने यहाँ लाया, इसकी वजह से शिफ्ट होगा ना कुछ, और इसकी वजह से भी शिफ्ट होगा, तो दोनों को अगर शिफ्ट ऐड कर दो और टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दो, पोजीशन आ जाएगी। पूरा डिस्टेंस आपको पता है और दोनों का शिफ्ट अगर आप निकाल लो और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, कुछ नहीं समझता है। जैसे मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, इसने शिफ्ट किया 1 सेंटीमीटर से और इसने भी शिफ्ट किया 1 सेंटीमीटर से, तो टोटल कितना शिफ्ट हुआ, 2 सेंटीमीटर। तो पोजीशन कितनी दिखाई देगी, 8 ना, अरे टोटल 10 था, एक इसने शिफ्ट किया, एक इसने शिफ्ट किया, तो 1 + 1 2, तो पोजीशन क्या होगी, 8 - 2 दैट इज, सॉरी 10 - 2 दैट इज 8। सो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो, एपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या होगी बताओ। एक्चुअल पोजीशन क्या थी, H1 प्लस H2 माइनस समेशन ऑफ शिफ्ट, सारे शिफ्ट को ऐड कर दो, तो कितना आएगा ये बताओ, H1 प्लस H2 माइनस ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को ऐड करो, उसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लो, H2 माइनस H2 अपॉन μ2, ओ बच्चों, प्लस इसको भी कर लो, H1 माइनस H1 अपॉन μ1। Now when you open this bracket, माइनस H2 प्लस H2 कैंसिल, प्लस H1 माइनस कर देगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, बोलो क्या आया, H1 अपॉन μ1 प्लस H2 अपॉन μ2। आई होप मेरे बच्चों को समझाइए, सिंपल। अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो ना बच्चों, प्रॉब्लम ही नहीं। टोटल डिस्टेंस कितना था H1, अगर सोचिए दोनों लिक्विड ही नहीं होता तो एक्चुअल पोजीशन H1 प्लस H2 होती, लिक्विड की वजह से शिफ्ट होगा, तो इसने जो शिफ्ट किया, इसने जो शिफ्ट किया, दोनों को ऐड कर और टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर, आ जाएगा आपको पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पर इतना कौन करेगा, इससे अच्छा मैं ये शॉर्टकट याद रख लेता हूँ, H1 अपॉन μ1 प्लस H2, 3 हुआ तो H3 प्लस μ3 ऐड कर लेना, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू एपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। क्लियर? ये एज अ फॉर्मूला आप याद कर लो। इसी का एक्सटेंशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक इट इज इन लेवल 2, लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 8, लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 8। लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 8, A vessel is half filled with a liquid of refractive index mu। एक वेसल है जो आधा भरा हुआ है
एक लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है. The other half of the vessel is filled with an immiscible liquid of refractive index 1.5. ये 1.5 है जो उसका अपर लेयर है. फिर the apparent depth of the vessel is 50% of the actual depth. अब ये मान लीजिए इसकी actual depth है h ले लीजिए, तो इसका मतलब h/2 तक आपने म्यू से भर कर रखा है और बाकी का जो h/2 है वो 1.5 म्यू से भर कर रखा है. अब वो कह रहे कि इसकी जो apparent depth है वो 50% ऑफ द एक्चुअल डेप्थ है. इसका मतलब क्या हो बच्चों? सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होता और अगर मैं यहाँ से इसको देखता तो सचमुच कहाँ पर है? h पर इस अरेंजमेंट की वजह से कहाँ दिखाई दे रहा है मुझे? h/2 पर. क्वेश्चन कह रहा है मैंने, यानी द एपरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर इज h/2. पर अभी जो हमने शॉर्टकट किया उसके हिसाब से ये जो पोजीशन होती है वो क्या होती है? h/2 अपॉन μ1, h1 अपॉन μ1 प्लस h/2 अपॉन 1.5. कुछ नहीं समझा, जादू हुआ है ना. ये टैंक का एक्चुअल डेप्थ h है, ये सब की वजह से वो कहाँ दिखाई दे रहा है? h/2 पर. यानी एपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज h/2. बट एपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला क्या था बच्चों? दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस शुड बी द एपरेंट पोजीशन. क्वेश्चन के हिसाब से एपरेंट पोजीशन कितनी है? h/2 शुड बी दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस. यहां से h कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा. सो आपके पास क्या बचेगा मेरे बच्चों? बोलो 1/2 विल बी 1/2 म्यू प्लस 1/3 म्यू. सो 1/2 विल बी इक्वल टू 5 म्यू डिवाइडेड बाय 6 म्यू स्क्वायर. सो एक म्यू कैंसिल हो जाएगा तो 6 म्यू विल बी इक्वल टू 10, यानी म्यू विल बी इक्वल टू 5/3 यानी 1.67. आंसर देखने के बाद बहुत इजी लगता है बच्चों, पर इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड. प्लीज कॉपी इट. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम लेवल 2. एक दो और अच्छे क्वेश्चन है बच्चों बिफोर वी स्टॉप फॉर द डे. जैसे 9th वाला क्वेश्चन देखो. 9th वाला क्वेश्चन इजी है. 9th वाला आप खुद से ट्राई कर लेना बच्चों, बहुत सिंपल है. एक बहुत इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 7th वाला सम. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. चलो सब लोग 7 देखिए, जिसके बेसिस पे मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाना स्टार्ट किया था. 7th क्वेश्चन देखिए. 7th क्वेश्चन देखिए. A glass plate is placed over various colored letters. यानी कि एक टेबल है, ऐसी एक टेबल मान लीजिए, इस पर कलर्ड लेटर्स है ना. जैसे मान लीजिए विबग्योर लिखा हुआ है और इन लेटर्स को ऊपर मैंने ग्लास प्लेट रखा है और उस पर से मैं इनको देख रहा हूं, तो कौन सा वाला लेटर मुझे सबसे ज़्यादा रेज लगेगा? आप ये अगर घर पर अभी बैठे हैं फिलहाल अपने स्टडी टेबल पर, सो टेबल पर ऐसे कलर्ड लेटर मान लीजिए और आपके मोबाइल फ़ोन से या एनी ऑब्जेक्ट को आप उस पर रखिए. इन रियलिटी तो आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ग्लास स्लैब नहीं होगा आपके पास. अगर आप उसमें से देखेंगे तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन लेटर सब ऊपर नीचे हो जाएंगे. तो कोई तो एक लेटर होगा जो, क्या पूछा आपसे? द लेटर विच अपीयर्स टू बी रेज द लिस्ट, सबसे कम रेज्ड, यानी सबसे कम रेज्ड होना चाहिए वो, यानी उसकी एपरेंट पोजीशन, यानी उसकी शिफ्ट सबसे कम होनी चाहिए. देखा जाए तो शिफ्ट कम होगी तो ट्रू पोजीशन और एपरेंट पोजीशन सेम आएगी, तो सबसे कम उठा हुआ दिखेगा वो. चलो ये अरेंजमेंट है, इसको भी क्वेश्चन के फॉर्म में अगर करना तो कैसे समझ सकते हैं? देखो जैसे कि यहां पर सब है. ओके, अब मैं कह रहा हूं कि वॉयलेट यहां आ गया, इंडिगो यहां पर है ऐसे, और मान लीजिए रेड यहां पर ही, तो सबसे कम उठा हुआ कौन है? सबसे कम रेज्ड ऑब्जेक्ट कौन सा है? वॉयलेट यहां से यहां भाग गया, यानी आपकी आंखों के ज्यादा नजदीक है तो ज्यादा उठ गया ही, यानी कि जिसका शिफ्ट सबसे कम होगा
वो सबसे लीस्ट रेज्ड होगा। भाई इसका शिफ्ट देखो, यहां से इधर वॉलेट की शिफ्ट ज्यादा है, एग्जाम्पल के तौर पर, अभी हम डिस्कस करेंगे थ्योरी, बट सबसे लीस्ट रेज्ड मतलब वो अभी भी बॉटम पर ही होगा, यानी कि उसकी शिफ्ट सबसे छोटी होनी चाहिए। ओके, कैसे कर सकते हैं? अच्छा, तो शिफ्ट के लिए फॉर्मूला क्या है? शिफ्ट का फॉर्मूला क्या था? शिफ्ट का फॉर्मूला था T इन द ब्रैकेट 1 - 1 अपॉन म्यू। हाँ सर, क्या हर एक अल्फाबेट के लिए T सेम है? सेम स्लैब से दिख रहा हो, पर एक कॉन्सेप्ट है बच्चों जो म्यू का है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। रिफ्रैक्शन के फर्स्ट लेक्चर को जाके रिवाइज कर लेना। अब जब आप विबग्योर कलर्स की बात करते हैं, तो एज यू मूव फ्रॉम वॉयलेट टू रेड वेवलेंथ बढ़ती है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा होता है। अब लॉजिक होगा, यहाँ पे फिजिक्स नहीं लॉजिक ज्यादा है। वेवलेंथ इंक्रीज होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम होते जाएगा एज यू ट्रैवल फ्रॉम वॉयलेट टू रेड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डिक्रीज होगा तो डू यू एग्री ये रेशियो बढ़ते जाएगा। अगर ये रेशियो बढ़ते जाएगा तो आप ज्यादा सबट्रैक्ट करोगे। अगर आप ज्यादा सबट्रैक्ट करोगे यानी कि आपके पास शिफ्ट कम बचेगा ना भाई। अगर ज्यादा वैल्यू सबट्रैक्ट होगी तो बचा कम ना। एज यू ट्रैवल फ्रॉम वॉयलेट टू रेड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये नंबर अगर छोटा होते जाएगा तो 1 डिवाइडेड बाय छोटा, ये नंबर बढ़ते जाएगा। इफ म्यू डिक्रीजेस as I travel from violet to red, this ratio increases. If this ratio increases, मैं 1 में से ज्यादा subtract करूंगा, therefore this term decreases. If this term decreases, यानी कि जो shift है that also decreases. यानी सबसे छोटी shift किसके लिए होगी? रेड कलर के लिए। ये एरो को आप मेरे साथ साथ समझो बच्चों। As I travel from violet to red, wavelength increases, refractive index decreases. पहला वाला, if refractive index decreases, 1 upon refractive index increases. 1 upon refractive index increases, तो 1 में से मैं ज्यादा सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, यानी जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो वैल्यू डिक्रीज होगी। जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है अगर वो डिक्रीज होगा तो T मल्टीप्लाई बाय दैट, वो शिफ्ट भी तो डिक्रीज हुआ। और अगर शिफ्ट डिक्रीज हुआ यानी वो लेटर यहाँ से कम ऊपर उठा है, तो सबसे लीस्ट रेस लेटर कौन सा होगा? रेड। सबसे ज्यादा कौन सा होगा? वॉयलेट। इज दैट क्लियर? ऐसे ही बच्चों एक और क्वेश्चन है इसमें जो मैं आपको सेल्फ स्टडी के लिए दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लेवल 2 का ये सब आप खुद से ट्राई करना। 9th, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 9th लेवल 2 के, ये आप खुद से ट्राई कर लेना। इफ यू वांट मैं लिख भी देता हूँ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 9th, ये आपको खुद से ट्राई करना, ठीक है। सो दीज वर फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अब तक जो हमने डिस्कस किया है वो। नेक्स्ट टाइम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।